नमस्कार। हमारी नायिकाओं के इस श्रृंखला में हम लेकर आए हैं उत्तर पूर्व के एक ऐसी बहादुर महिला की कहानी जिसने अंग्रेज़ी हुकूमत से संघर्ष के दौरान अपनी पूरी युवावस्था जेल की कालकोठरी में बिताई और सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाली वह एकमात्र महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं। मैं बात कर रही हूँ रानी गाइदिनल्यू की। रानी गाइदिनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के नुनकाओ गांव के रोंगमेई नागा जाति में हुआ। उनके गांव में तथा आसपास के क्षेत्रों में कोई स्कूल न होने के कारण उनकी औपचारिक शिक्षा नहीं हो पाई। जब वह 13 वर्ष की थी तब वह अपने चचेरे भाई हेपोउ जादोनांग के हिराका आंदोलन में शामिल हो गईं। हिराका का अर्थ है शुद्ध। जादोनांग एवं उनके समूह का मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत के सहयोग और संरक्षण से उत्तर पूर्व के आदिवासी इलाके में ईसाई धर्म का जबरन विस्तार किया जा रहा है, जिससे आदिवासियों को अपने देवी देवताओं को पूजने की प्राचीन पारंपरिक आदिवासी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी और उनकी संस्कृति दूषित हो जाएगी। ईसाई धर्म के प्रभाव से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने हिराका आंदोलन की शुरुआत की और गाइदिनल्यू जब अपने चचेरे भाई जादोनांग के संपर्क में आई तो वह भी उनके विचारों से प्रभावित हुई और इस आंदोलन में उनका दायां हाथ बन गईं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर पूर्व के आदिवासी इलाकों में कर पद्धति का विस्तार हुआ। उनसे माल ढुलाई और बेगार कराया जाता था। इन आदिवासियों के श्रम की कोई कीमत नहीं समझी जाती थी। जब भी कोई ब्रिटिश अधिकारी गांव में आता था तो उसके लिए बांस जंगल से काट के लाया जाता था, एक सुंदर घर बनाया जाता था और उसके प्रवास के बाद इस घर को नष्ट कर दिया जाता था। फिर कुछ समय बाद जब कोई दूसरा ब्रिटिश अधिकारी वहां पर आता था तो यह प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाती थी। मुख्य मार्ग से कटे हुए गांवों को जोड़ने के लिए वहीं के लोगों से बिना मेहनताने के सड़कें बनवाईं और सुदूर इलाकों तक अपनी पहुंच को विस्तारित किया। जादोनांग को यह बात समझ में आ गई कि ब्रिटिश हुकूमत से अगर लड़ना है तो सभी लोगों को इकट्ठा होना होगा और इसी उद्देश्य से उन्होंने विभिन्न नागा कबीलों को, जिनमें प्रमुख थे जेमी, लियांगमेई और रोंगमेई, आगे चलकर ये सामूहिक रूप से जेलियांगरोंग कहलाए, को एकजुट करने की मुहिम शुरू की। जादोनांग उत्तर पूर्व के एक प्रभावशाली स्थानीय नेता बनकर उभरे। अंग्रेज़ों को जब जादोनांग के बढ़ते प्रभाव के बारे में पता चला तो वह चौकन्ने हो गए और इस आंदोलन को शुरू में ही कुचल देने का फैसला किया। फरवरी 1931 में एक साजिश के तहत जादोनांग को एक झूठे मुकदमे में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया। 27 वर्षीय जादोनांग के खिलाफ कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर सरसरी तौर पर मुकदमा चलाकर 29 अगस्त 1931 को इम्फाल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। जादोनांग की शहादत के बाद आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी 16 वर्षीय गाइदिनल्यू पर आ गई। गाइदिनल्यू ने विभिन्न कबीलों के युवक युवतियों को लेकर एक छापामार सेना का गठन किया। धीरे धीरे वह कुशल नेतृत्व और छापामार युद्ध में दक्ष होने की वजह से निर्विवाद नेता बनकर उभरी। गाइदिनल्यू ने नो टैक्स यानी ब्रिटिश हुकूमत को कर का भुगतान नहीं करने का अभियान छेड़ा। कर का भुगतान बंद कर देने वाले गांवों पर अंग्रेज़ों ने सामूहिक जुर्माना लगा दिया और गांव वालों के सभी हथियारों को जब्त कर लिया। इसके बाद आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया और ढुलाई लेवी का भुगतान बंद करने के साथ साथ बेगार भी बंद कर दी। ब्रिटिश हुकूमत ने आंदोलन को कुचलने व गाइदिनल्यू को गिरफ्तार करने के लिए दमन चक्र चलाने शुरू किए। गांव के गांव जला दिए गए और नागाओं पर बहुत जुल्म ढाए गए। गाइदिनल्यू और ब्रिटिश हुकूमत के बीच कई छापामार युद्ध हुए, जिनमें गाइदिनल्यू का पलड़ा ही भारी रहा। ब्रिटिश हुकूमत ने गाइदिनल्यू के जगह जगह फ़ोटो चिपकवाए, वितरित किए तथा उनका पता बताने वालों को 500 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने गांव वालों को यह भी लालच दिया कि गाइदिनल्यू के बारे में सूचनाएं देने वालों से 10 सालों तक कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इस घोषणा का भी ब्रिटिश हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि सभी गांव वाले गाइदिनल्यू के साथ थे। ब्रिटिश हुकूमत ने गाइदिनल्यू को पकड़ने के लिए असम राइफल्स के जवानों को भेजा। भीषण लड़ाई के बाद भी वह गाइदिनल्यू को पकड़ने में असफल रहे। गाइदिनल्यू अपने ठिकाने बदलती रही और पोलोमी गांव की ओर बढ़ी। यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा सा लकड़ी का किला बनाने की सोची, जहाँ पर वह अपने दल के साथ रह सकें। ब्रिटिश हुकूमत को उनकी भनक मिल गई और 1932 में असम राइफल्स ने उन पर अचानक हमला किया।
इस हमले का वे मुकाबला नहीं कर पाईं और गाइदिनल्यू व उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां से उन्हें इम्फाल ले जाया गया, जहां उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। सन 1933 से लेकर 1947 तक वे गुवाहाटी, शिलोंग, आइजोल और तुरा जेल की काल कोठरियों में कैद रहीं। गिरफ्तार होने के बाद वे और ज़्यादा लोकप्रिय हो गईं। सन 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे शिलोंग जेल में मिले और उनकी रिहाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने ही गाइदिनल्यू को रानी की उपाधि दी। उन्होंने ब्रिटिश सांसद लेडी एस्टर को इस संबंध में पत्र लिखा, परंतु सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने इस निवेदन को अस्वीकृत कर दिया। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब रानी गाइदिनल्यू तुरा जेल से रिहा हुई। रानी गाइदिनल्यू ने अपनी युवावस्था के 14 साल विभिन्न जेलों की काल कोठरियों में गुजारे। रिहाई के बाद भी वे आदिवासी इलाकों की स्वायत्तता तथा अपनी संस्कृति के बचाव के लिए संघर्ष करती रहीं, लेकिन उनका अन्य नागा समूहों के साथ नागा समाज के भविष्य के रास्ते को लेकर एक अंतर्विरोध खड़ा हो गया, जिसकी वजह से बाद में उनका वह प्रभाव जनता पर नहीं रहा जैसा कि वह अंग्रेज़ों से लड़ाई के दौरान एक निर्विवाद नेत्री के रूप में सामने आईं। समय समय पर शासक वर्ग ने उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया और उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया। सन 1993 में वे अपने जन्म स्थान लोंगकाओ लौट आईं। 17 फरवरी 1993 को 78 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। 1996 में मरणोपरांत उन्हें बिरसा मुंडा पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी स्मृति में 1996 में एक डाक टिकट जारी किया गया। 2015 में रानी गाइदिनल्यू के जन्म शती के अवसर पर 100 रुपये और 5 रुपये का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। हिंदुत्ववादी ताकतें रानी गाइदिनल्यू के संघर्षों को अपनी विरासत से जोड़ने का प्रयास करते हैं, परंतु रानी गाइदिनल्यू का उस समय खड़ा हुआ ईसाई धर्म के खिलाफ आंदोलन हिंदुत्व को बढ़ावा देने का नहीं था, बल्कि अपनी जनजातीय संस्कृति को बचाने का था। उनका यह धार्मिक सामाजिक आंदोलन कालांतर में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन का रूप ग्रहण कर चुका था, जिससे आरएसएस जैसे संगठनों का कभी कोई सरोकार नहीं रहा। गाइदिनल्यू अक्सर लोगों से कहती थीं, हम आज़ाद लोग हैं, गोरे हम पर राज नहीं कर सकते। तो मैं सीमा मिलती हूँ अगले अंक में एक और क्रांतिकारी नायिका के साथ। तब तक के लिए विदा।